नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि ये एक डायरेक्ट अटैक है इंडिया पे। यहाँ पे आप देख पाओगे अटैक ऑन इंडिया। भारत सरकार में जो आज के समय यूनियन मिनिस्टर्स हैं ये ओपनली आकर कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने जो स्टेटमेंट्स दी है भारत के बारे में, भारत जो रशिया के साथ कर रहा है उसके बारे में और पीएम मोदी के बारे में, ये आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये इनडायरेक्टली भारत में ना गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं। एक्चुअली काफ़ी हद तक यही लग रहा है कि ये ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने जो बातें बोली हैं ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है ना। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने यहाँ पर कहा क्या है, मगर पहले आपके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि ये व्यक्ति कौन है, जॉर्ज सोरोस आखिर है कौन और ये आज के समय इतना न्यूज़ में क्यों है ना। ये आपके सामने फोटो है जॉर्ज सोरोस की। अगर आप सोच रहे हैं कि वाह ये काफ़ी एक एजेड व्यक्ति लगते हैं तो हाँ बिल्कुल, इनकी आयु आज के समय है 92 की। ही इज़ अ वेरी ओल्ड मैन, मगर आज भी ये बहुत हद तक एक्टिव हैं। मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल निर्णय खुद लेते हैं और इनके बारे में कभी बेसिक गूगल सर्च करोगे ना तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये एक हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर है। अब देखो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि हंगेरियन अमेरिकन है तो इससे ये एज्यूम मत कर लेना कि यूरोप बेस्ड है। ये ज़्यादातर जो इनका काम होता है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड, ये यूएस में ही होता है। हंगरी जो एक यूरोपियन देश है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये देश है हंगरी। यहाँ पे बस इनका जन्म हुआ था, बाद में ये चले गए थे यूएसए में और यूएसए में ही मेन इन्होंने अपनी संपत्ति बनानी स्टार्ट करी। हालांकि मैं ये कहूँगा इन्होंने जब शुरुआत करी इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, धीरे धीरे करके इन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया और एक टाइम पे आके ना इनके पास 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास हो गए थे। अब वैसे आज के समय आप अगर फोर्ब्स मैगजीन में जाकर देखो तो उधर लिखा होगा कि जॉर्ज सोरोस ये हैं सोरोस फंड मैनेजर के फाउंडर और इनकी टोटल नेटवर्थ है 6.7 बिलियन डॉलर। ये इनकी एक्चुअल पावर नहीं है, ये एक्चुअल नेटवर्थ इनकी नहीं है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल पहले क्या किया कि एक संगठन खोला जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और इस संगठन को डोनेट कर दिए अपने 32 बिलियन डॉलर और इस संगठन को चलाते हैं जॉर्ज सोरोस ही हैं। तो आप कह लीजिए कि 32 बिलियन डॉलर जो उन्होंने डोनेट कर रखे हैं ये भी इनके कंट्रोल में ही है। टोटल आप कह सकते हैं कि 40-45 बिलियन डॉलर के ये ओनर हैं एंड ही इज़ ए वेरी पावरफुल मैन। दुनिया भर में बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, उनके साथ ओपन सोर्स फाउंडेशन मिलकर काम करता है। और देखो ओपन सोर्स फाउंडेशन का मेन मकसद क्या है? क्या ये दुनिया में गरीबी हटाना चाहते हैं? ये चाहते हैं कि रात को कोई भूखा ना सोए, या फिर ये विमेन एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं? नहीं, ये लोग ओपनली कहते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये इनकी वेबसाइट का जो कटआउट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि हमारा मेन काम है कि हम एक इंक्लूसिव वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनाएं दुनिया भर में। हम चाहते हैं कि सरकारें ऐसी बने जो अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो। और अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये डिसाइड कौन करेगा? किसी देश में कोई सरकार है, क्या वहाँ के जो लोग रहते हैं वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ पर कैसी सरकार बनेगी, या फिर एक यूएस बेस्ड संगठन उनको बताएगा कि हमारे हिसाब से ऐसी सरकार आपके पास होनी चाहिए? ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसके आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अब यहाँ पे आप ये अज्यूम मत कर लेना कि जॉर्ज सोरोस बेसिकली अच्छा यही काम करते हैं कि ये फंड वगैरह इकट्ठा करते हैं। नहीं, ये तो इन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन काफ़ी लेट इन्होंने स्टार्ट करी है। मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाता हूँ इनकी, ये अर्ली 2000 की क्लिप है। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट इनसे पूछता है, जॉर्ज सोरोस से पूछता है कि आप पर जी आरोप लगा रखा है कई देशों ने, चाहे जापान हो या फिर रशिया हो या कई एशियन कंट्रीज है, उन्होंने कह रखा है कि आपने उनके देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया अपने फायदे के लिए। क्योंकि इन पे आरोप, जॉर्ज सोरोस पर आरोप ये लगा हुआ है काफी बार कि ये कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ना उनको हिला देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि उस पूरी कंट्री की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट सेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि उनके शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि उनके शेयर्स पे नेगेटिव हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे उनका स्टॉक मार्केट गिरता है इनका नेटवर्थ बढ़ता रहता है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros?
It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पर जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि जापान और रशिया और पता नहीं कितने देश हैं दुनिया भर में, वो कहते हैं कि आप ना पहले एक कंट्री के बारे में हवा फैला देते हो कि यहाँ पे जो लीडर है ये खराब है, सब कुछ खराब हो रहा है, और उसके बाद उस देश की जब इकोनॉमी गिरनी स्टार्ट हो जाती है, निवेशक भागने स्टार्ट कर देते हैं, तब उसके बाद करते हो आप शॉर्ट सेलिंग और फिर बिलियंस कमाते हो। क्या आप इतने पावरफुल हैं? तो इसके जवाब में इन्होंने कहा कि देखो, मेरा काम है पैसे कमाना। बाकी मैं जब पैसे कमाने जब निकलता हूँ, रास्ते में किस देश की इकोनॉमी को धक्का लग जाता है, कौन गिर जाता है, मेरी बला से, ठीक है? मैं उस पर फोकस नहीं करता। मेरा काम है कि मैं पैसे कमाऊँ और साथ ही साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं है कि रशिया में क्या हो, जापान में क्या हो, किसकी इकोनॉमी गिर जाए, किसकी स्टॉक मार्केट गिर जाए। तो अगेन इनकी जो सोच है ना, ये एक टाइम पे इन्होंने ये कहा था। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आज के समय भी ये सेम विचारधारा पे चल रहे हैं, उसके बारे में वी डोंट नो, मे बी हो सकता है या हो सकता है कि अब ये किसी और तरीके से सोचते हो, मगर सिंस आज के समय ये एक ग्लोबल संगठन चला रहे हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन करके, जो यही कहती है कि हम दुनिया भर में डेमोक्रेसी फैलाना चाहते हैं। तो कई क्वेश्चन तो उठेंगे कि जॉर्ज सोरोस का असली यहाँ पर मकसद क्या है, क्योंकि हाल ही में जब इन्होंने भारत के बारे में बात करी तब इन्होंने ये कहा, यहाँ पे आप देखोगे इस क्लिप में, ये भारत की आलोचना कर रहे हैं कि इंडिया देखिए रशिया से तेल खरीदता है, वेस्टर्न कंट्रीज को बेचता है, उससे इंडिया फायदा उठा रहा है, ये गलत है। ये जरा इनकी छोटी सी जो क्लिप है ये आप सुनिए। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader Narendra Modi is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. Modi maintains close relations with both open and closed societies. India is a member of the Quad, which also includes Australia, the US, and Japan. But it buys a lot of Russian oil at a steep discount and makes a lot of money out of it. अब यूएस जब खुद ही कह चुका है काफ़ी बार कि ये बिल्कुल कंफर्टेबल है विद न्यू दिल्ली बाइंग रशियन ऑयल, तो पता नहीं अब जॉर्ज सोरोस ने ये बात क्यों रेस करी कि जी इंडिया चाहे क्वाड का मेंबर हो। अब ये कह रहे हैं कि इंडिया एक हिपोक्रेसी दिखा रहा है। इनके कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि इंडिया क्वाड का मेंबर तो है, मगर साथ ही साथ रशिया से तेल भी परचेज करता है, और वो तेल फिर इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइन करके पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाकर ये बहुत सारा पैसा भी कमाता है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो आलोचना थी ना, ये सिर्फ करंट गवर्नमेंट की आलोचना नहीं है, ये इंडिया एज ए कंट्री की आलोचना है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ स्ट्रांग रहे हैं, चाहे कोई भी पीएम हो। चाहे इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब भी स्ट्रांग थे, आज नरेंद्र मोदी पीएम है तब भी स्ट्रांग है। उस वक्त ऑफ कोर्स रशिया था नहीं, यूएसएसआर था, मगर आप कह लीजिए यूएसएसआर की जो विरासत है वो रशिया ही संभाल रहा है। तो क्लियरली देखो जॉर्ज सोरोस का मेन जो इशू है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही है, और बाय डिफॉल्ट ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो पीएम है, उनके अगेंस्ट भी बोलेंगे साथ में। और इसलिए जॉर्ज सोरोस ने ये भी बोलना स्टार्ट कर दिया कि पीएम मोदी और इनसे जुड़े हुए आज के समय जो बिजनेस टाइकून है अडानी, अब अगेन ये इनका आरोप है, जॉर्ज सोरोस ने ये बात बोल दी कि जी पीएम मोदी और अडानी ये क्लोज अलाइज हैं इनके हिसाब से, और इनका फेड भी इंटरट्वाइंड है। और फिर आगे ये भी कह दिया कि अडानी ने हाल ही में मार्केट से पैसे रेज करने की कोशिश करी, मगर अडानी फेल हो गया। और ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि अडानी के गिरने से ना इनको उम्मीद है कि कल को भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल आएगा। भारत में प्रॉपर इलेक्शन तो होते हैं, कई बार स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वहां पर जो रूलिंग पार्टी है वो हारती भी है। और किसी भी देश ने, इवन जॉर्ज सोरोस ने भी ये नहीं कहा कि भारत में इलेक्टोरल प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, लोगों को जिसको पावर में लाना होता है लाते हैं, जिसको हटाना होता है हटा देते हैं। मगर फिर भी ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल आएगा। तो ये रिवाइवल कौन सा होगा, आई मीन और कितने चेंजेस यहाँ पे करने की जरूरत है, और इसमें जॉर्ज सोरोस खुद क्यों भूमिका निभाएंगे। और इंडियन पर्सपेक्टिव से देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे
पे बहुत बार एनजीओ से रिलेटेड बात होती है, जो फॉरेन फंडिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखो मेन इशू यही है कि जॉर्ज सोरोस इंडिया में कल को हमारा जो ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं पैसे के जरिए, क्योंकि उन्होंने $1 बिलियन कमिट कर रखे हैं इस बात को लेकर कि पीएम मोदी को ये हटाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है FCRA एक्ट, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। यह है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यही एक्ट ध्यान रखता है कि बाहर से ना अंधा पैसा इंडिया में एनजीओ के नाम पे ना आ जाए, जिससे सरकार के अगेंस्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। ये एक्ट वैसे 2010 में बनाया गया था। सबसे पहले इस एक्ट का एक वर्जन बना था 1976 में, मगर बाद में आप कह लीजिए उसको स्क्रैप कर दिया गया। नया जो एक्ट है ना इसका FCRA, ये 2010 में बना था और हाल ही में 2020 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाकर इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया। इससे सरकार की कोशिश ये है कि बाहर के जो एनजीओज है ना वो ऐसा ना करना स्टार्ट कर दे। मान लो फॉर एग्जांपल हमको जी इंडिया में बहुत ही बड़ा डैम बनाना है, हमें चाहिए वो डैम, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर कुछ फॉरेन एनजीओज नहीं चाहते कि वो डैम बने, तो वो फंडिंग करके इतना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, वो डैम बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगेन इंडिया चाइना तो है नहीं कि हम प्रोटेस्टर्स को हटा देंगे, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है और हम इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। इस बात पे हमें प्राइड भी है कि सबको बोलने का हक है यहाँ पर, मगर इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और इसीलिए FCRA बना हुआ है। मगर यूएन की ह्यूमन राइट्स बॉडी काफ़ी बार ना इंडिया की आलोचना कर चुकी है FCRA लॉ को लेकर। ये लोग कहते हैं कि एनजीओ जो हैं फॉरेन एनजीओज ये भारत में बहुत सारा अच्छा काम भी करना चाहते हैं, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, गरीबी मिटाना, मगर जो ये FCRA लॉ है ना ये इस सब को रोक रहा है। अब इंडिया देखिए यहाँ पर ओपनली ना जॉर्ज सोरोस का एग्जाम्पल देके कह सकता है कि ये क्या है। इस आदमी का इतना बड़ा संगठन है, बिलियनियर आदमी है, खुल के कहता है कि इंडिया तेल के ऊपर चेज कर रहा है, इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिवाइवल करेंगे हम। तो इसलिए देखो FCRA और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक FCRA की जो अमेंडमेंट है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है और भविष्य में भी भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाहर के जो फंड्स हैं वो डिसाइड ना करे कि इंडिया में लोग कौन सी सरकार चुनेंगे, और ये करने का हक हर कंट्री को होता है। देखो USA में कितना डिबेट होता है इस बात को लेकर कि हमारे इलेक्शन में रशियन इन्फ्लुएंस या फिर चाइनीज इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा। उनको तो इसी बात का डर होता है कि रशियंस ना ऑनलाइन कुछ ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करना ना स्टार्ट कर दे। उनको इसी बात से डर लगता है कि रशियंस एक बार को अगर ट्रम्प का सपोर्ट कर देना तो ट्रम्प पावर में आ जाएंगे, चाहे ऑनलाइन सपोर्ट ही क्यों ना हो। तो हर कंट्री का हक बनता है कि उनकी जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो एक न्यूट्रल माइंडसेट से ये डिसाइड करे कि वहां पर कौन पावर संभालेगा। तो आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें तो जॉर्ज सोरोस की स्टेटमेंट क्लियरली दिखाती है कि इन्होंने इंडिया को टारगेट कर रखा है और ये इंडिया के स्टेप्स कल को रशिया से रिलेटेड हो या फिर किसी और कंट्री से रिलेटेड हो उसकी भी आलोचना करेंगे। तो ये टॉपिक देखिए न्यूज़ में रहेगा, इस पर जो भी अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आज के समय अनअकैडमी की एक मैसिव 20% सेल चल रही है सारे कोर्सेज पर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ SSC, बैंक, CDS, IIT, JEE सब एग्जाम्स की। UPSC कोर्सेज पर डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा है, मगर आप अगर मान लीजिए SSC, बैंक, CDS की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने इनके लिंक्स दे रखे हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इन लिंक्स पे जाकर आप इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, वापस ये डिस्काउंट हो जाएगा 10% का। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, तो बैंक के लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे अनअकैडमी के बैंक कोर्सेज जिन पे सीधा 20% का डिस्काउंट आपको दिख जाएगा। मगर ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए सिंपली आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 24 महीने का कोर्स पर मंथ आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 330 रुपीज पर मंथ। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा ये डिस्काउंट बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।